Hello guys, welcome to our channel Digital Shiksha with Renu. Make sure you subscribe our channel to get all the latest update. Let's start with the video. So today we are going to see 12th class Maharashtra board 5th poem full line by line Hindi explanation whose name is Father Returning Home, which is written by Dilip Chitre. He is very famous poet in Marathi and English. Father Returning Home, यह जो पोयम है यह बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है। एक ऐसे पिता की कहानी है जिसकी उम्र ढल चुकी है, जो बूढ़ा हो चुका है। इस पोयम का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हम इस पोयम के पोएट के बारे में कुछ जानकारी देखेंगे। दिलीप चित्रे का जन्म 1938 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2009 में हुई थी। इन्हें बाइलिंगुअल पोएट भी कहा जाता है क्योंकि यह मराठी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में कविताएं लिखते थे और ट्रांसलेशन भी करते थे। इन्होंने कविता लिखने के साथ साथ पेंटिंग, फिल्म मेकिंग और मैगजीन्स में भी अपना योगदान दिया है, जो कि बहुत ही पॉपुलर भी हुई है। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया है उनके ट्रांसलेशन के लिए। मराठी का जो अभंग है तुका म्हणे, जिसको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और जिसका नाम उन्होंने रखा था तुका सेज। इन्होंने ट्रांसलेशन का काम अपनी 16 वर्ष की उम्र से ही शुरू कर दिया था। ये तो हो गया पोयम के पोएट के बारे में। अब हम देखेंगे कि पोयम में एग्जैक्टली क्या है। इस कविता में एक ऐसे फादर की कहानी बताई गई है जो कि अपनी उम्र के आखिरी स्टेज पर है, बूढ़ा हो चुका है। उसके परिवार में बहुत सारे लोग हैं, फिर भी कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। यह एक आम इंसान की कहानी है जो कि हमें हमारे आसपास देखने को मिलती रहती है। किस तरीके से एक पिता अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को पालने पोसने, पढ़ाने लिखाने और आगे बढ़ाने में लगा देता है, और जब वह अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होता है तब उनकी औलाद उनके साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। उस फादर की जो जिंदगी है वो कितनी वीरान सी हो जाती है, इसके बारे में हम इस पोयम में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोयम। माय फादर ट्रैवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन, स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। मेरे जो पिताजी हैं वह रात को बहुत देर से जो ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं और स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट, और वो जो है ट्रेन में प्रवास कर रहे हैं लेकिन ट्रेन में बैठे हुए नहीं हैं, खड़े होकर प्रवास कर रहे हैं और उनके आसपास साइलेंट कम्यूटर्स है। यहाँ पर जो शब्द दिया गया है कम्यूटर्स का मतलब है कि ऐसे प्रवासी जो रेगुलरली उसी मार्ग से प्रवास करते हैं। हम यह कह सकते हैं कि जॉब यानी कि काम करने वाले लोग उसी रूट से अपना सफ़र करते हैं डेली बेसिस पर। ऐसे लोग हैं जो कि साइलेंट है, उनके आसपास बहुत सारे लोग हैं लेकिन कोई भी बातचीत नहीं कर रहा है इन येलो लाइट, और ट्रेन में येलो लाइट जल रही है। सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज, और जो सबर्ब्स है, जो उपनगर है, जो शहर से बाहर छोटी छोटी बस्तियां हैं, वो बड़ी तेजी से पीछे जा रही हैं और मेरे जो फादर है वह इसे देख रहे हैं लेकिन उसको अनदेखा कर रहे हैं। अनसीइंग आईज कहा गया है, मतलब देखकर अनदेखा कर रहे हैं। वजह यह है कि जो रास्ता है यह उनका डेली रेगुलर का रास्ता है। यह जो सबब उपनगर है यह वो रोज देखते हैं, इसलिए उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं या फिर खास तरीके से अटेंशन देना ज़रूरी नहीं समझते हैं, इसलिए वह देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। His shirt and pants are soggy and his black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books. अब यहाँ पर फादर का वर्णन किया गया है। उनका जो शर्ट है और उनकी जो पैंट है वो सॉगी हो चुकी है। सॉगी का मतलब है पानी से भीग चुकी है, पूरी तरह से गीली हो चुकी है। एंड हिज ब्लैक रेन कोट स्टेन्ड विथ मड, और
उन्होंने एक ब्लैक कलर का रेनकोट पहना हुआ है जो कि पूरी तरह से कीचड़ से भरा हुआ है। मतलब रेनकोट पर कीचड़ के बहुत सारे छींटे लगे हुए हैं। और उनके पास एक बैग है एंड हिज बैग स्टफ्ड विथ बुक्स। और उनका जो बैग है वो बहुत सारी किताबों की वजन से भरा हुआ है। और वह बैग इतना भरा हुआ है कि मानो कुछ किताबें निकल कर गिर जाएंगी। इस तरीके से फादर का डिस्क्रिप्शन किया गया है। इज फॉलिंग अपार्ट, हिज आईज डीम्ड बाय एज। जो बुक्स हैं उनके बैग में से वो गिरने को है, इतना भरा हुआ उनका बैग है। यहाँ फादर की आंखों का वर्णन किया गया है। हिज आईज डिम्ड बाय एज। डिम्ड का मतलब है धुंधली होना, तो उनकी आंखें धुंधली हो चुकी हैं। आंखें धुंधली होने की वजह उनकी उम्र है, उनकी बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है। इस वजह से अपने आप उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई है, उनकी आंखें धुंधली हो गई है, उन्हें धुंधला दिखाई देता है। फेड होमवर्ड थ्रू द हमिड मॉनसून नाइट। और वह मॉनसून की नाइट है, बरसात की रात है। वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी की वजह से वहाँ का परिसर धुंधला सा दिख रहा था। ह्यूमिडिटी का मतलब है बरसात की वजह से होने वाली नमी के कारण हमें जो हमारा परिसर है वह थोड़ा सा धुंधला नज़र आता है। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन। कवि कहते हैं और अब मैं अपने फादर को देख रहा हूँ कि मेरे फादर ट्रेन से उतर रहे हैं। और अपने फादर के ट्रेन से उतरने का वर्णन पोएट ने एक स्पेशल लाइन से किया है। लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। मेरे पिता अपने ट्रेन से, जिस ट्रेन से वो प्रवास कर रहे थे, इस तरीके से उतर रहे हैं मानो एक बड़ा सा वाक्य है, जिस बड़े से वाक्य में से एक छोटा सा शब्द वर्ड टूटकर बिखर रहा है, नीचे गिर रहा है। यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं, एक जो बड़ा सा सेंटेंस है ट्रेन को कहा है और एक शब्द जो है उन्होंने अपने फादर को कहा है। तो बड़ी सी ट्रेन में से फादर उतर रहे हैं, एक छोटे से शब्द के निकाल देने से बड़े वाक्य को जिस तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह से मेरे फादर के निकल जाने से उस ट्रेन को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब जो ट्रेन है उसमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। He hurries across the length of the grey platform, crosses the railway line, enters the lane। और वो हरीज मतलब वो जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। प्लेटफॉर्म हमें पता है ग्रे कलर का होता है, वह ग्रे प्लेटफॉर्म से जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। और उन्होंने अब रेलवे की लाइन को पार कर लिया है और वह अब हमारे मोहल्ले के अंदर एंटर कर चुके हैं। His चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड। उनकी जो चप्पल है वह स्टिकी विथ मड, उनकी चप्पल में बहुत सारा कीचड़ लगा हुआ है, वह नीचे चिपक रही है, लेकिन फिर भी वह बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, वह चल रहे हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि उनकी चप्पल में कीचड़ लग गया है और उनका रेनकोट भी कीचड़ से भरा हुआ है, या जो उनके कपड़े हैं वह पूरी तरह से गीले हो गए हैं। इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है, वह बस किसी भी हाल में घर पहुंचने की सोच रहे हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टैंजा खत्म होता है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेकंड स्टैंजा। अब हम सेकंड स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक। मेरे पिता अब घर पर आ गए हैं और मैं उन्हें देख रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। ड्रिंकिंग वीक टी कि चाय पी रहे हैं, लेकिन जो चाय है वह एक वीक टी यानी कि बहुत ही साधारण सी चाय है, वह कोई अदरक या फिर कोई मसाले वाली कोई स्पेशल चाय नहीं है। और ईटिंग स्टेल चपाती, और साथ ही में वह चपाती खा रहे हैं और वह जो चपाती है वो स्टेल है यानी कि बासी है। जाहिर सी बात है इनको घर पर भी इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, इसीलिए इन्हें बासी चपाती खानी पड़ रही है। क्योंकि इंसान की जब उम्र बढ़ जाती है तो कुछ लोग उन्हें नज़रअंदाज करने लगते हैं। तो कवि कहते हैं कि मेरे फादर की भी ऐसी ही सेम हालत है और उन्हें भी बासी स्टील चपाती खानी पड़ती है और साथ ही में वह अपनी
बुक्स पढ़ रहे हैं। He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world. अब मेरे पिता टॉयलेट के अंदर चले गए हैं। कॉन्टम्पलेट यानी कि टॉयलेट के अंदर जाने के बाद वह बहुत गहरी सोच में डूब जाते हैं, बहुत डीपली सोचते हैं। क्या सोचते हैं? मैंस एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम मैन मेड वर्ल्ड, कि यह जो दुनिया इंसानों ने बनाई है वह बहुत ही मतलबी है। कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक, द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स। और जब वह बाहर आते हैं तो उनके जो हाथ है वह ट्रेम्बल करते हैं, यानी कि कांपने लगते हैं, थरथर करते हैं। एट द सिंक, जब वह वॉश बेसिन में हाथ धो रहे हैं तो उनका हाथ कांप रहा है। और जो पानी है वह ठंडा है, वह ठंडा पानी उनके ब्राउन हैंड्स के ऊपर से बह रहा है। A few droplets cling to the graying hair on his wrist. और कुछ पानी की बूंदें उनके ग्रे जो वेस्ट के हेयर है यानी कि कलाई है उसके ऊपर से बह रही है। ग्रे हेयर इसलिए कहा गया है क्योंकि उनकी जो उम्र है वो ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए उनके जो बाल है, हेयर है, वह ग्रे यानी कि सफ़ेद हो चुके हैं। His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. यहाँ पर इस पिता के बच्चों का वर्णन किया गया है कि इस फादर के बच्चे सलन है यानी कि बदमाश है और वह रिफ्यूज़ करते हैं, मना करते हैं कोई भी अपने अंदर की बात या सीक्रेट्स को अपने फादर से बताने के लिए। वह किसी भी तरह की मस्ती मजाक भी नहीं करते हैं, कोई भी छोटी मोटी बात भी शेयर नहीं करते हैं अपने फादर के साथ। He will now go to sleep. और अब वह सोने जा रहे हैं। Listening to the static on the radio, dreaming of his ancestor and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. जब वह सोने जाते हैं तब वह क्या करते हैं? उस वक्त वह रेडियो सुनते हैं और वह जो धुन है वह एकदम बेसुरी है। स्टैटिक मतलब यहाँ पर एक अजीब सी बेसुरी आवाज़ को बोला गया है। साथ ही साथ वह ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। किसका? ऑफ हिज एंसेस्टर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। वह अपने पूर्वजों और अपने आने वाली पीढ़ी पोता पोती के बारे में सोच रहे हैं। इससे हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फादर को प्रेजेंट टाइम से ज़्यादा लगाव नहीं है, वह अकेले हैं, उनसे कोई भी ज़्यादा बातचीत करने वाला नहीं है, इसलिए वह बीती हुई बातों को याद कर रहे हैं और भविष्य में आने वाले पोता पोती के बारे में सोच रहे हैं। एक और बात वह सोने से पहले सोच रहे हैं, थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सबकॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास, कि किस तरीके से वह नोमैड यानी कि बंजारे के बारे में सोचते हैं जो कि तंग रास्तों से होकर गुजर रहे हैं। वह बंजारों के बारे में इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि कम से कम वह एक साथ तो है और वे लोग डेली एक साथ नए नए जगह पर खाने की तलाश में एकजुट होकर जाते हैं। इसलिए उस फादर को ऐसा लगता है कि बंजारों की ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छी है। आई होप आप लोगों को यह पोयम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और हमने 12th महाराष्ट्र बोर्ड की अदर्स पोएम्स का भी हिंदी एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उन सभी पोएम्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मैंने, तो आप लोग अदर्स पोएम को भी चेक कर सकते हो। थैंक यू।